हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केसरी इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो एडजेक्टिव क्लॉज से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इसके पहले क्लॉज पे सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज को तीनों को कंपैरेटिव तरीके से मैंने अलग से बताया हुआ है एक वीडियो में। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगा आपको क्लॉज के बारे में। और ये जो आप पढ़ने वाले हैं क्लॉज के बारे में, ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीटी जीटी पीजीटी का हो, चाहे डीएसएसबी का हो, या जो है जीआईसी लेक्चरर का हो, सारे एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। और अगर आप हाई स्कूल इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ भी ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और क्लास अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो क्लास की हेल्प से हमें और जो है टॉपिक्स उनमें भी हेल्प मिल जाएगी, जैसे कि सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अगर क्लास अच्छे से समझ में आया तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी अच्छे से समझ में आएगा। और इसके अलावा सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अलावा सिंथेसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमको हेल्प मिल जाएगी। और क्लास से हमको और हेल्प मिलती है, सेंटेंस जंबल जो होते हैं पीपीआरएस वाले, उनमें भी हेल्प मिल जाती है। तो इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लॉज क्या होती है। तो क्लॉज का कॉन्सेप्ट समझ लें। क्लॉज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं। क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो विच ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है क्लॉज। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन। ये जो क्लॉज होती है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस के किसी पार्ट के रूप में आते हैं, और इनकी खुद की अपनी सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो थोड़ा सा यहाँ सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब वाली बात समझ लें। सब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं क्या होता है। सब्जेक्ट जो इसके बारे में कुछ बताया जाए, जो सेंटेंस में कोई काम करता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और फाइनाइट वर्ब क्या होती है? तो फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इट मीन्स अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी उसे ही हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। तो क्लॉज में हमको देखने को क्या मिलेगा कि उसकी खुद की एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगी। अब थोड़ा हम एक एग्जांपल पहले देखते हैं और फिर देखते हैं क्लॉज को। तो यहाँ पे आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है। आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड। अब इस सेंटेंस को देखें और इस सेंटेंस में थोड़ा सा आप समझें कि इसमें क्या हो सकती है क्लॉज, और क्या डेफिनेशन आपको क्लॉज की बताई गई है। तो सेंटेंस देख लेते हैं। तो जैसे इसमें है आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो पूरा एक सेंटेंस हो गया। आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, ये एक पूरा सेंटेंस हो गया। इसके बाद आपको बताया गया कि क्लॉज जो होती है उसमें क्या होता है, अपना खुद का एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो जब क्लॉज आपको पहचानना हो तो आप काम क्या करिए, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए एक बार। उसके बाद ये देख लीजिए कि उस सेंटेंस में कितनी वर्ब्स आई हुई हैं, और जितनी वर्ब्स आई हैं क्या उन सभी वर्ब्स का सब्जेक्ट आ रहा है उस सेंटेंस में। जो वर्ब्स आई होंगी उनका अगर सब्जेक्ट आ रहा है, मतलब ये कि जितने वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा, जितने सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा बनेगा, जितने वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बनेगा, इसका मतलब ये है कि उस सेंटेंस में उतनी ही क्लॉजेस होंगी। जैसे कि इस सेंटेंस में एक वर्ब हमको दिख रही है वॉज। एक वर्ब क्या है यहाँ पे? वॉज। तो वॉब वाज के सब्जेक्ट रूप में यहाँ कौन आया है? वो हुआ, हु यहाँ पे आया हुआ है। वाज के सब्जेक्ट रूप में यहाँ हु आया हुआ है। तो हु वाज सब्जेक्ट वर्ब का एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। तो यहाँ से ये पूरा एक हमारा हु वाज ब्लाइंड हो गया। और देखें यहाँ पे मेट, मेट भी एक वर्ब है। तो मेट का सब्जेक्ट कौन है यहाँ? आए। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब का कॉम्बिनेशन ये बन गया। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब का कॉम्बिनेशन ये बना, और एक सब्जेक्ट एक वर्ब का कॉम्बिनेशन इधर बन रहा है। मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में यहाँ से लेकर एक यहाँ तक एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो जितने सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बनेगा, जितने बन जाए समझ लीजिए उस सेंटेंस में उतनी ही क्लॉजेस हैं। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारी एक क्लॉज हो गई, और यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज हो गई। इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस आई हुई हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस हुआ, और इस सेंटेंस में क्लॉजेस कितनी हो गई? दो। दो क्लॉजेस होने का मतलब यहाँ पे
एक से अधिक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो जितना कॉम्बिनेशन बन जाए वही हमारी क्लॉज हो जाएगी। अब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक क्लॉज हो गई और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक क्लॉज हो गई, तो देखिए इस क्लॉज में यानी जो हु वाज ब्लाइंड, एक क्लॉज ये है हमारी, इस क्लॉज में कितने वर्ड्स आए हुए हैं, तो एक ये हो गया, वाज एक और ब्लाइंड एक, इस क्लॉज में 3 वर्ड्स आए हुए हैं। तो जो क्लॉज की डिफिनीशन है, क्लॉज की डिफिनीशन क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो देख लीजिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे आया हुआ है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अलावा ये सेंटेंस के एक पार्ट के रूप में आते हैं, तो देखिए ये एक सेंटेंस के एक पार्ट के रूप में आ रहा है। और इसके अलावा इसमें खुद की अपनी सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, तो यहाँ भी हमको देखने को मिल जाएगी इसकी खुद की सब्जेक्ट और खुद की फाइनाइट वर्ब जो कि वाज है। तो मतलब ये हुआ कि क्लॉज जो होती है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं, इस सेंटेंस में जैसा आप देख रहे हैं उनकी खुद की अपनी सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती हैं। और एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉजेस हो सकती हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में हमने देखा जितने सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बना उतनी क्लॉज है इसमें। तो एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ये बना, एक क्लॉज ये हो गई, एक क्लॉज ये हो गई। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर इसको भी हम क्लॉज बोलते हैं, इसको भी क्लॉज बोलते हैं, तो फिर ये किस तरह की क्लॉज है और ये किस तरह की क्लॉज है। तो ये अभी आगे मैं बताने वाला हूँ, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, इसमें हमने इसको क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। आई मेट अ मैन एक हो गया एंड हु वाज ब्लाइंड एक हो गया। ये जो दो पार्ट थे इसी को मिला के एक पार्ट बना दिया गया। तो इसमें दो क्लॉजेस हैं, एक क्लॉज हो गई आई मेट अ मैन एंड एक क्लॉज हो गई ही वाज ब्लाइंड, ये दो क्लॉजेस इसमें हो गई। तो नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा, टेल मी वाई यू डिड दिस। तो टेल मी वाई यू डिड दिस, वाई यू डिड दिस, यहाँ पे यू डिड यानी एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ये बना, और टेल मी एक जो है वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इधर बन रहा है। इस सेंटेंस में टेल मी, इस सेंटेंस में अगर देखें तो टेल मी वाला जो है हमारा एक क्लॉज हो गई, और ये जो क्लॉज है ये किस तरह की क्लॉज है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस वाली क्लॉज है, यानी इसमें सब्जेक्ट के रूप में यू अंडरस्टूड है। और जैसा कि आप जानते हैं जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसकी शुरुआत सीधे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे टेल मी सीधे शुरू हो गया, सब्जेक्ट नहीं आया, सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड है। तो इस सेंटेंस में भी हमारी दो क्लॉजेस आई हुई हैं, यहाँ से यहाँ तक जो एक सेंटेंस है इसमें दो क्लॉज है, एक हो गया टेल मी एंड दूसरा हो गया वाई यू डिड दिस, इसमें दो क्लॉजेस आई हुई हैं। अब पहले ये देख लें कि क्लॉजेस कितनी टाइप्स की होती हैं, फिर ये जो अभी ऊपर जो दो एग्जांपल्स दिए गए थे ये भी हमको अच्छे से और अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो क्लॉजेस आर ऑफ टू टाइप्स, जो क्लॉजेस होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। तो टू टाइप्स की जो क्लॉजेस होती हैं वो किस तरह की क्लॉजेस, तो एक को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल क्लॉज, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज बोलते हैं, और इसे ही हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। इसे तीन नाम से जाना जाता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा मेन क्लॉज और तीसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दूसरा जो क्लॉज होता है वो किस तरह का होता है, तो दूसरा वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे कि इस सेंटेंस में एक एग्जाम्पल दिया गया है, ही वेप्ट व्हेन ही हर्ड द न्यूज़। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कितनी क्लॉजेस आई हुई हैं, तो कितने सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बना ये देख लें। तो एक ये सब्जेक्ट वर्ब हो गया, मतलब एक जोड़ा ये बना, यानी एक क्लॉज ये हो गई। इसके बाद है एक सब्जेक्ट एक वर्ब ये, तो एक क्लॉज ये हो गई, मतलब इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस आई हुई हैं। अब दो क्लॉजेस हैं तो किसी क्लॉज को यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाएगा, तो किसी को सबॉर्डिनेट क्लॉज कहा जाएगा। तो देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज और क्लॉजेस जो होती हैं टू टाइप्स की होती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको जो कहते हैं, या दूसरी टाइप हो गई सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज की। तो प्रिंसिपल क्लॉज कैसी क्लॉज होते हैं पहले इसे समझ लें। तो प्रिंसिपल क्लॉज ऐसी क्लॉज को कहते हैं जो कि स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होने का मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी वो अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी और क्लॉज पे डिपेंडेंट नहीं होगी, किसी और क्लॉज पे निर्भर नहीं होगी। प्रिंसिपल क्लॉज को जब सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉजेस आ जाएं तो उस सेंटेंस से हम प्रिंसिपल क्लॉज को अगर अलग भी कर लेंगे तब भी वो अपना एक कंप्लीट सेंस दे देगी। लेकिन जो सबॉर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं, सबॉर्डिनेट जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सबॉर्डिनेट का मतलब होता है जो किसी के अधीन हो, यानी ये हुआ कि
वो खुद जो है इंडिपेंडेंट ना हो, स्वतंत्र ना हो, वो किसी पर डिपेंड करता हो। तो इसी तरह क्लॉज में भी होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये स्वतंत्र नहीं होती, ये डिपेंडेंट होती हैं किसी दूसरी क्लॉज पे। तो ये स्वतंत्र नहीं होने का मतलब ये खुद अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे सकती। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होती हैं ये कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी और क्लॉज पे डिपेंड करती हैं। तो अब इसको अगर एग्जांपल से समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही वेप्ट व्हेन ही हर्ड द न्यूज़। अगर इस सेंटेंस से हम अलग कर लें ही वेप्ट को और मान लें कि यहाँ तक ही ये सेंटेंस है और आगे ये वाला सेंटेंस में ये पोर्शन नहीं आया, तो ही वेप्ट का क्या मतलब होता है, वो रोया। जब हम किसी से बताते हैं कि वो रोया, तो वो रोया कहने से हमें बात पूरी समझ में आ गई, एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हाँ वो रोया। अगर हम व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ की बात करें और इसका एक मतलब निकालें, तो इसका क्या मतलब निकलेगा, जब उसने न्यूज़ सुना। तो जब हम किसी से बोलते हैं जब उसने न्यूज़ सुना, तो एक सवाल उठता है कि यार जब उसने न्यूज़ सुना तो क्या हुआ। मतलब कहीं ना कहीं ये पूरी बात हमको इससे समझ में नहीं आती। जो हम कहते हैं व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, जब उसने न्यूज़ सुना, तो हमें पूरी बात समझ में नहीं आती और ऑटोमेटिक हम उम्मीद करने लगते हैं, एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि इसमें और कुछ बताया गया होगा पहले। तो व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ये हमारी कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है किस पे, ही वेप्ट पे। अगर हम बोल दें ही वेप्ट व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ तो हमें बात पूरी समझ में आ जाती है। लेकिन अगर हम बोल दें केवल व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, तब हमें बात पूरी समझ में नहीं आती। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है ही वेप्ट पे। तो जो क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करेगी वो क्या बोली जाएगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोली जाएगी। जैसे कि ये क्लॉज डिपेंड कर रही है किसी दूसरे क्लॉज पे, तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। और जो क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं करेगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगी। जैसे ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। इसको इसमें एक एग्जांपल और जो यहाँ दिया गया है इसे समझ लें। आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड। अगर इसमें से हम आई मेट अ मैन को निकाल दें जैसे कि यहाँ है, और बोल दें किसी से बताएं आई मेट अ मैन, तो मैं एक आदमी से मिला, तो बात पूरी समझ में आ गई कि ठीक है मैं एक आदमी से मिला, एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मैं एक आदमी से मिला। लेकिन अगर हम कहें कि हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था, तो सीधे सीधे ये सवाल उठता है भाई जो अंधा था कौन अंधा था, क्या हुआ उसके साथ, कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं। मतलब ये अपना कंप्लीट सेंस ना देके एक सेंस दे रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस देने के लिए कहीं ना कहीं किसी और क्लास पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसे जोड़ दें पूरा इस सेंटेंस को इस तरह, आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, तब हमें पूरी बात पता चल जाती है कि मैं जिस आदमी से मिला था वो अंधा था। तो इस तरह से हु वाज ब्लाइंड इस सेंटेंस में हमारी क्या हो गई, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, और ये हमारी क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है टेल मी वाई यू डिड दिस। तो ये वाला जो सेंटेंस है, वाई यू डिड दिस और टेल मी, तो यहाँ भी टेल मी हमारी क्या हो गई, मेन क्लॉज हो गई, एंड वाई यू डिड दिस ये हमारी क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। तो इस तरह से क्लॉज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में अपना खुद का सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब रखते हैं और सेंटेंस में एक पार्ट के रूप में आते हैं। और क्लॉजेस टू टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी, तो प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को और कौन कौन नाम से जाना जाता है, तो मेन क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जाना जाता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं, अब सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होती हैं ये किस तरह की कनेक्टिंग वर्ड से जुड़ी हुई होती हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में हम देखेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होती हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस नॉर्मली बिगिन विद, जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं वो नॉर्मली शुरू किससे होती हैं, विद कंजंक्शंस लाइक, ऐसे कंजंक्शन शुरू होती हैं जैसे हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, वाट हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया। इसी तरह जैसे वेन हो गया, वाइल हो गया, वेदर हो गया, till, until, unless, it, provided, provided that, though, although, even if, as though, as if, as, after, before, then, since, lest, as soon as, etc. तो ये सब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होती हैं, यानी ऐसी क्लॉजेस, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस मतलब ऐसी क्लॉजेस जो अपना सेंस देने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंड करें। तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होती हैं, ये क्लॉजेस हम देखेंगे कि इनकी जो शुरुआत हो रही होगी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस की, तो उन क्लॉजेस में कहीं ना कहीं शुरुआत में हमें ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ये जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, ये देखने को मिल जाएंगे। ये जो कनेक्टिंग वर्ड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये सारे कनेक्टिंग वर्ड्स हमको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉजेस होती हैं
वो कितने टाइप्स की होती हैं। वही क्लॉजेस तो हमने देख लिया कि क्लॉजेस 2 टाइप्स की होती हैं, सेंस देने के आधार पर, सेंस देने के बेसिस पे, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबॉर्डिनेट क्लॉज। अब ये जो सबॉर्डिनेट क्लॉज जो कि डिपेंड करती है अपना कंप्लीट सेंस देने की किसी और क्लॉज पर, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज कितने टाइप्स की होती हैं, तो ये सबॉर्डिनेट क्लॉज भी 3 टाइप्स की होती हैं। मतलब सबॉर्डिनेट क्लॉज के अंदर 3 टाइप्स होते हैं। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज में 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो जैसे नाउन सबॉर्डिनेट क्लॉज एक हो गया। नाउन सबॉर्डिनेट क्लॉज कैसा क्लॉज होता है, नाउन सबॉर्डिनेट क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जो नाउन के जैसा काम करे। और एडजेक्टिव क्लॉज भी कैसा क्लॉज होता है जो एडजेक्टिव के जैसा काम करे, और एडवर्ब क्लॉज जो एडवर्ब के जैसा काम करे। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, नाउन के जैसा काम करे, एडजेक्टिव के जैसा काम करे, एडवर्ब के जैसा काम करे, इसको और ज़्यादा अच्छे से आप कब समझेंगे, जब मैं इसे अलग अलग एक्सप्लेन करूँगा। तो अलग अलग एक्सप्लेन करने में अभी आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में सबसे पहले बताने वाला हूँ कि एडजेक्टिव क्लॉजेस क्या होती हैं। तो देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस क्या होती हैं, और आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इसमें देखेंगे आपका ये वीडियो इंपॉर्टेंट होता जाएगा। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो पूरा क्लॉज आपको समझ में नहीं आएगा। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती हैं, तो एडजेक्टिव क्लॉज किसको कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव के अलावा हमने इसे क्लॉज बोल दिया है, और क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है एज यू ऑल नो। तो एडजेक्टिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। एडजेक्टिव क्लॉज जो होती हैं वो क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं, उनमें खुद का अपना एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब होता है, एंड एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव क्लॉज होती है इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि एडजेक्टिव के जैसे काम करती हैं। अब एडजेक्टिव के जैसे काम करने का क्या मतलब हुआ, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती हैं। तो जैसा कि क्लॉज को आप बताया गया था, क्लॉज जो होती है उसमें से सबॉर्डिनेट क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज के अंदर हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज, तो एडजेक्टिव क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगी, इसकी भी अपनी खुद की सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब होगी, और ये भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम कर सकती है। और जितनी भी सबॉर्डिनेटिंग क्लॉजेस हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनका रहेगा और खुद की सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब रहेगी। उसके अलावा ये क्लॉज की जो शुरुआत होगी वो किसी न किसी कनेक्टिंग वर्ड से शुरू हो रही होगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सेंटेंस में जहाँ पे हमको कनेक्टिंग वर्ड्स मिल जाएं, जो अभी मैंने शुरुआत में आपको बताए थे, ये जो आपको कुछ मैंने आपको कनेक्टिंग वर्ड्स यहाँ से यहाँ तक बताए थे, सेंटेंस में जहाँ पे ये मिल जाएं और इसके आगे जो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बनेगा, हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जहाँ पे ये मिल रहे हैं और जहाँ से इनके आगे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ये इनको मिला के वहाँ से पूरा हम सबॉर्डिनेट क्लॉज बोल सकते हैं। जैसे कि ऊपर है ही वेप्ट व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, यहाँ पे हमको कनेक्शन ये वाला मिल गया व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे का पूरा सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है। अब सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज में किस तरह का क्लॉज है, तो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉजेस 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें से कि एडजेक्टिव क्लॉज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आई मेट अ ब्लाइंड मैन, आई मेट आई मेट अ ब्लाइंड मैन। और इसके अलावा इसमें और क्या लिखा है नीचे, आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड। ये 2 सेंटेंसेज आपके सामने हैं, इसी से आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। आई मेट अ मैन, सॉरी, आई मेट अ ब्लाइंड मैन एक सेंटेंस हो गया, आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड ये एक सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस को देखें और समझें कि ये क्या कहना चाहता है। तो आई मेट अ ब्लाइंड मैन, मैं एक अंधे आदमी से मिला। ये वाला जो सेंटेंस है क्या बताया गया है इसमें, मैं एक अंधे आदमी से मिला। और ये वाला जो सेंटेंस है इसमें क्या कहा जा रहा है, आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, मैं एक आदमी से मिला जो अंधा था। यानी दोनों सेंटेंस में हमें बात क्या पता चल रही है, हमें बात ये पता चल रही है कि जो आदमी था जिससे मैं मिला वो आदमी कैसा था, अंधा था। दोनों सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि आदमी अंधा था। लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस ये है कि हमें दोनों सेंटेंस से ये तो पता चल रहा है कि आदमी अंधा था, लेकिन जो वर्ड उसके विषय में बता रहे हैं, जो वर्ड उसके विषय में बता रहा है कि आदमी अंधा था, वो एक सेंटेंस में अलग तरीके से आया और एक सेंटेंस में अलग तरीके से। अब अलग तरीके से कैसे, जैसे यहाँ पे हमें किस वर्ड से चल रहा है कि आदमी जो है वो अंधा है, तो हमें ब्लाइंड से पता चल रहा है कि आदमी अंधा है। यानी यहाँ पे आदमी के बारे में जो
क्वालिफाई आदमी को कर रहा है, जो ये बता रहा है कि आदमी अंधा है, वो वर्ड कौन सा है? ब्लाइंड। अब ये जो ब्लाइंड है, ये एक ही वर्ड है, यानी सिंगल वर्ड यहाँ पे है। और जैसा कि आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। अब जो एडजेक्टिव अगर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो नाउन के ठीक पहले लगा हुआ होता है, और अगर प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो प्रोनाउन के ठीक पहले न लगकर कहीं और लगा हुआ होता है। तो जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को क्वालिफाई करने का, प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का, उसी तरह एडजेक्टिव क्लॉजेस जो होती हैं वो भी काम कर सकती हैं। मतलब एडजेक्टिव क्लॉजेस भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकती हैं। अब जैसे इस सेंटेंस में है आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, यहाँ पे सॉरी आई मेट अ ब्लाइंड मैन, इसमें जैसे है ब्लाइंड, तो ब्लाइंड हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, बता रहा है नाउन के बारे में, मैन के बारे में कि आदमी अंधा था, और है कितना वर्ड? सिंगल वर्ड, तो ये हम एडजेक्टिव कहेंगे इसे। लेकिन अगर यही काम, यानी नाउन को क्वालिफाई करने का काम, नाउन अंधा है ये बताने का काम, एक से अधिक वर्ड करने लगे, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स करने लगे, और वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे उनमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब भी हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फिर हम क्या कहेंगे? तब ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे कि इस सेंटेंस में आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, यहाँ पे ये हु वाज ब्लाइंड, ये जो है हु एक वर्ड हो गया, वाज एक वर्ड हो गया, एंड ब्लाइंड एक वर्ड हो गया, तीन वर्ड हैं, इसमें तीन वर्ड आए हुए हैं। और ये तीनों वर्ड हमें बता क्या रहे हैं? ये तीनों वर्ड मिल के हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि जो आदमी है वो अंधा है। यहाँ पे केवल एक वर्ड था जिसने हमको ये जानकारी दी, यहाँ पे तीन वर्ड हैं जो हमें ये जानकारी दे रहे हैं। तो जो एक वर्ड है इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे, और जो ये तीन वर्ड हैं इन्हें हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहेंगे। अब चूंकि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में खुद की अपने एक सब्जेक्ट तो एक फाइनाइट वर्ब आ रही है, और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और उनकी खुद की सब्जेक्ट तो फाइनाइट वर्ब है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लॉज। और क्लॉज में किस तरह के क्लॉज बोलेंगे? अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। तो इसलिए हु वाज ब्लाइंड हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो इस तरह से एडजेक्टिव का जो काम होता है नाउन और प्रोनाउन क्वालिफाई करने का, वही काम एडजेक्टिव क्लॉज भी कर सकता है। अब जब एडजेक्टिव क्लॉज नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव क्लॉज नाउन को क्वालिफाई करने के लिए नाउन के बाद लगते हैं, जबकि एडजेक्टिव जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, एडजेक्टिव जब नाउन को क्वालिफाई करता है तो नाउन के ठीक पहले लगता है। अगर एडजेक्टिव क्लॉज नाउन को क्वालिफाई करेगा तो नाउन के बाद लगेगा। नाउन के बाद कैसे लगेगा? जैसे यहाँ पे आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, हु वाज ब्लाइंड हमारा क्या है? एक एडजेक्टिव क्लॉज है, लगा कहाँ पे है? नाउन मैन के बाद लगा है। मतलब एडजेक्टिव क्लॉज नाउन के बाद लगता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे एक से अधिक वर्ड्स मिलके नाउन की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, और इनमें अपनी खुद की एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब भी है। तो ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज ऐसी क्लॉजेस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों जिनमें खुद की सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो, और वो काम एडजेक्टिव की तरह करें। जैसे कि एडजेक्टिव सिंगल वर्ड का होता है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए नाउन का ठीक पहले लगा हुआ होता है, वैसे ही एडजेक्टिव क्लॉजेस जो होती हैं वो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए नाउन के बाद लगी हुई होती हैं, और एडजेक्टिव क्लॉजेस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और उनकी खुद की सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती है। इस तरह कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। द मैन, नेक्स्ट है जैसे आई गेव हिम अ गोल्डन वॉच, आई गिव हिम अ गोल्डन वॉच, यहाँ गोल्डन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, वॉच को क्वालिफाई कर रहा है, वॉच के विषय में बता रहा है कि घड़ी कैसी है? गोल्डन है। आई गिव हिम अ गोल्डन वॉच, और है कितना? सिंगल वर्ड, तो ये तो हो गया एडजेक्टिव। लेकिन अगर यही काम, यानी वॉच घड़ी कैसी है? गोल्डन है, अगर यही काम एक से अधिक वर्ड मिलके करें, यानी घड़ी गोल्डन है ये बताने का काम एक से अधिक वर्ड मिलके करें, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स करें, और उनमें खुद की सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब आ जाए, तो उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो एडजेक्टिव की तरह काम करने लगेगी ना, उनको बताने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। तो जैसे आई गेव हिम अ वॉच विच वाज मेड ऑफ गोल्ड, तो विच वाज मेड ऑफ गोल्ड और गोल्डन, ये दोनों एक ही बात बता रहे हैं। किस क्या बता रहे हैं? कि घड़ी जो है वो सोने की है। तो यहाँ पे विच वाज मेड ऑफ गोल्ड, ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट हो गया क्या? एडजेक्टिव क्लॉज। इसके बाद नेक्स्ट जैसे है द मैन हु इज़ हेल्दी इज़ नोन टू मी, और आई नो द मैन हु इज़ हेल्दी, दो सेंटेंसेज हैं। आई नो द मैन हु इज़ हेल्दी एंड द मैन हु इज़ हेल्दी इज़ नोन टू मी। अब इसमें
यहाँ पे आई नो द मैन हु इज़ हेल्दी इज़ नोन टू मी, सॉरी, द मैन हु इज़ हेल्दी इज़ नोन टू मी, ये सेंटेंस है। तो ये क्या कहना चाहता है कि वो आदमी जो कि हेल्दी है, इज़ नोन टू मी, वो मैं उसे जानता हूँ या मेरे द्वारा वो जाना जाता है। तो यहाँ पे हु इज़ हेल्दी, यहाँ पे हमें क्या मिला, एक कनेक्टिंग वर्ड मिला। अब जैसे कि अब थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो आपको जो क्लॉजेस होंगी उसको यूज करने में थोड़ा आपको वैरायटी मिल जाएगी देखने में, तो उसको पहचानने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करें, जो सेंटेंस दिखाई दे हमको, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस जैसे ही दिखाई दे, सेंटेंस को देख के हम ये देख लें कि उस सेंटेंस में कहाँ पे हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ रहे हैं, कहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड्स आ रहे हैं। जहाँ पे हमें कनेक्टिंग वर्ड्स दिख जाए, जैसे यहाँ पे हु दिख रहा है, तो यहाँ से इसके आगे जो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बने, तो इसके आगे से उस सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन को ले लें हम और बोल देंगे कि ये एक क्लॉज हो गया। और चूंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा है, इसलिए इसे बोलेंगे क्या, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में किस तरह का क्लॉज, तो अभी हम एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ रहे हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज को ही देखेंगे। तो जैसे द मैन हु इज़ हेल्दी इज़ नोन टू मी, इसमें हु इज़ हेल्दी ये हमारा किसके बारे में कुछ बता रहा है, तो मैन के बारे में बता रहा है कि कैसा आदमी जो कि हेल्दी है, इज़ नोन टू मी, वो मेरे द्वारा जाना जाता है। अब इसमें से अगर हम मेन क्लॉज को अलग करें तो मेन क्लॉज क्या हो जाएगी, द मैन इज नोन टू मी, ये हमारी मेन क्लॉज हो जाएगी। और सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कौन सी, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो हु इज हेल्दी हमारी क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। अब अगर एग्जाम में ये सेंटेंस आ गया, मान लीजिए आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो रहा है और ये सेंटेंस देके आपसे ये पूछ ले कि बताइए इस सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस है इसमें मेन क्लॉज क्या है, अब आपको लिख के बताना है। वहाँ पे आपको लिखना है मेन क्लॉज हटा, इसमें से मेन क्लॉज निकाल के लिखना है, तो आप अलग कर लीजिए द मैन को, उसके बाद आगे इस इज नोन टू मी को जोड़ दीजिए, यानी जो क्लॉज बन जाएगी द मैन इज नोन टू मी, ये मेन क्लॉज बन जाएगी। हु इज़ हेल्दी को स्किप कर दीजिए, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगी। अगर आपसे पूछता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को इसमें सेंटेंस में से निकाल के लिखो, तो हु इज़ हेल्दी को अलग से लिख देंगे। तो यहाँ पे द मैन हु इज़ हेल्दी ये हमारी क्या हो गई, एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। इसी तरह आई नो द मैन हु इज़ हेल्दी, यहाँ भी ये जो हु इज़ हेल्दी है ये किसके बारे में बता रही है, मैन के विषय में बता रही है, तो ये भी हमारी एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। अब देखिए ये जो दोनों सेंटेंसेज है ये मिलते जुलते दिख रहे होंगे आपको, इन दोनों सेंटेंसेज में थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पे जो मैन है ये क्या काम कर रहा है, तो मैन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, द मैन इज नोन टू मी, यहाँ मैन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब सब्जेक्ट का काम कर रहा है और है क्या, एक नाउन, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए इसके लिए एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पे लगाया गया है नाउन के बाद। और इसी तरह यहाँ भी मैन जो है ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसके ऑब्जेक्ट रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में, और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसके लिए यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज लगाया गया है हु इज़ हेल्दी। तो है हु इज़ हेल्दी यहाँ भी एडजेक्टिव क्लॉज और ऊपर वाले में भी एडजेक्टिव क्लॉज ही। लेकिन अगर अंतर देखा जाए तो अंतर ये हो गया कि वहाँ पे नाउन, नाउन जो था हमारा ये सब्जेक्ट का काम कर रहा था, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जहाँ भी नाउन हो इससे फर्क नहीं पड़ता कि नाउन के यूज सब्जेक्ट रूप में हुआ है कि ऑब्जेक्ट रूप में कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में, एडजेक्टिव क्लॉज जहाँ भी नाउन होगा वहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज लग सकता है। नेक्स्ट है दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली वॉच, ये सेंटेंस है दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली वॉच। अब ये एक हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली वॉच। अब ये जो कॉस्टली है ये क्या हो गया, वॉच के विषय में बता रहा है, घड़ी कैसी है, कीमती है। ये कॉस्टली हमारा क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया सिंगल वर्ड का। अब यही काम अगर एक से अधिक वर्ड मिल करने लगेंगे, जैसे दिस इज़ अ वॉच विच इज़ वेरी कॉस्टली, अब ये भी तो हमको यही जानकारी दे रहा है ना कि घड़ी कैसी है, कीमती है। लेकिन इसमें हो क्या गया है कि विच और इज सब्जेक्ट वर्ब का एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो विच इज़ वेरी कॉस्टली एक हमारी क्लॉज हो गई, और किस तरह की क्लॉज हो गई, चूंकि ये विच से जुड़ी है और मैंने बताया था कनेक्टिंग वर्ड्स यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो क्लॉज जुड़ी हुई उसे हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलेंगे। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में किस तरह की क्लॉज, तो ये हमारी हो गई एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसके बाद है द बॉय हु इज़ प्लेइंग देयर इज़ माई फ्रेंड, द बॉय हु इज़ प्लेइंग देयर इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पे हु इज़ प्लेइंग देयर हमारी किस तरह की क्लॉज है, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में किस तरह की क्लॉज है, तो एडजेक्टिव क्लॉज है, क्वालिफाई किसे कर रहा है, बॉय को। और मेन क्लॉज इस सेंटेंस में क्या बनेगी, तो द बॉय इज़ माई फ्रेंड, ये मेन क्लॉज बन जाएगी। अब इसमें जो बॉय है सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये हमारी
सब्जेक्ट के रूप में जो नाउन है उसे एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव को नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया है। नेक्स्ट है दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कॉज। अब यहाँ पे देखिए हु हमें मिल गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में किस तरह का क्लॉज हो गया, तो ये देख लें कि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं। अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे मेन क्लॉज जो इधर दी गई है दे नेवर फेल, इस मेन क्लॉज में कहीं पे नाउन नहीं है। और इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ें तो ये कहना चाहता है कि वे लोग कभी फेल नहीं होते, हु डाई इन अ ग्रेट कॉज, जो किसी बड़े कारण के लिए मरते हैं। तो जो किसी बड़े कारण के लिए मरते हैं, ये अगर हम देखें तो ये किसकी बात कर रहा है, तो ये बात किसकी कर रहा है, दे, उन लोगों की बात कर रहा है। तो जिनके लिए ये क्लॉज आया हुआ है, ये क्या है, एक प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन के लिए आया है, नाउन के लिए आया है, तो हम बोलेंगे क्या, एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहाँ भी ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब आपको मैं एडजेक्टिव क्लॉज जो मैंने आपको बताया, इसमें मैंने आपको क्या बताया एडजेक्टिव क्लॉज में, तो पहले देख लीजिए। एडजेक्टिव क्लॉज को थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद में कुछ आपको नोट्स बताने वाले हैं। एंड ये नोट जो होगा ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि एडजेक्टिव क्लॉजेस जो होती हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं, उनमें खुद की एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, और वो एडजेक्टिव की तरह काम कर सकती हैं। इट मीन्स वो नाउन को क्वालिफाई कर सकती हैं, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकती हैं। नाउन को क्वालिफाई करेंगी तो नाउन के बाद लगी हुई होंगी। और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। मतलब अगर किसी क्लॉज की शुरुआत किसी कनेक्टिंग वर्ड से हो जाए तो समझ लीजिए कि वहाँ से कनेक्टिंग वर्ड से लेके आगे का पूरा क्लॉज जो होगा वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में आप 3 टाइप से देखे हैं, तो वो हमें पढ़ के समझना पड़ेगा, जो कि एडजेक्टिव क्लॉज अभी हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नोट। नोट फर्स्ट है, एडजेक्टिव क्लॉजेस नॉर्मली बिगिंस विद। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये, बहुत ही नोट फर्स्ट जो आपको बताया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो एडजेक्टिव क्लॉजेस होती हैं उनको किस तरह के कनेक्टिंग वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराते हैं। मतलब जो जो एडजेक्टिव क्लॉजेस होती हैं, वो एडजेक्टिव क्लॉजेस जो होती हैं उन वो किस तरह के कनेक्टिंग वर्ड से शुरू होती हैं। तो वो एडजेक्टिव क्लॉजेस जो होंगी वो हमारे किस तरह के वर्ड से शुरू होंगी, देख लें। हु, whom, whose, which, that, ये 5 जो हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इन्हें बोला जाता है, और ये कंजंक्शन की तरह काम करती हैं। तो यहाँ पे ये 5 हैं जो एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसके अलावा आगे और दिया गया है व्हेन, वेयर एंड व्हाई। व्हेन, वेयर एंड व्हाई, ये भी हमारे एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराने का काम करते हैं। इंट्रोड्यूस कराने का मतलब एडजेक्टिव क्लॉज की शुरुआत इनसे होती है। अब जहाँ भी आप एडजेक्टिव क्लॉज देखेंगे, जहाँ भी आप देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, हमें देखने को क्या मिलेगा कि उस एडजेक्टिव की शुरुआत जो है, एडजेक्टिव क्लॉज की शुरुआत कहीं ना कहीं या तो हु से हो रही होगी, या तो हुम से, या तो हुज से, विच से, या तो दैट से, व्हेन से, वेयर से, या तो वाई से। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में पहले। जैसे है दिस इज़ द पेन दैट आई बॉट yesterday। अच्छा, मैंने जो इसके पहले एग्जांपल्स आपको दिए हैं उसमें आपको हु वाला देखने को मिल गया होगा। एंड इसके अलावा आपको कौन सा देखने को मिला, तो इसमें आपको विच वाला देखने को मिल गया होगा। अब जो बाकी चीज़ें हैं, हुम हो गया, हुज हो गया, दैट हो गया, इनका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यानी एडजेक्टिव क्लॉज जब इनसे शुरू हो रही होगी तो इस तरह के भी एग्जाम्पल आगे हम लोग देखने वाले हैं। एडजेक्टिव क्लॉज जब वेन से शुरू हो रही होगी, वेयर से शुरू हो गई, वाई से शुरू हो रही होगी, तो इस तरह के भी एग्जाम्पल्स हम आगे देखने वाले हैं। मतलब एडजेक्टिव क्लॉज में आपको सब कुछ इसमें मैं बता दूंगा इस वीडियो में, और सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एडजेक्टिव क्लॉज आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ द पेन दैट आई बॉट yesterday। ये वही पेन है जिसे मैंने कल ख़रीदा था। तो दैट यहाँ पे हमें मिल गया, दैट आई बॉट yesterday। जब दैट यहाँ पे मिल गया तो आपको शुरू में ही बताया गया था कि दैट अगर किसी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करा रहा है, यानी यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक वर्ब का कॉम्बिनेशन बना, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज हो गई। और इस क्लॉज की शुरुआत किससे हो रही है, दैट से हो रही है। मतलब ये किस तरह की क्लॉज होगी, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में किस तरह की क्लॉज होगी, एडजेक्टिव क्लॉज होगी। अब ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, तो ये पेन को क्वालिफाई कर रहा है।
अगर हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें पता भी चल जाएगा कि दिस इज़ द पेन, ये वही पेन है जिसे मैंने कल ख़रीदा था। अब ये जो एडजेक्टिव क्लॉज होती है, इसे पता करने का एक तरीका और होता है कि ये जो नाउन, जिस नाउन को क्वालिफाई करेगा, उनसे हम क्वेश्चन कर लें नाउन कैसा है, या नाउन के विषय में नाउन कैसा है ये क्वेश्चन कर लेंगे। अगर हमें आंसर मिल गया तो समझ लीजिए वो क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज ही है। लेकिन इसमें होता क्या है कि हमेशा जो है हमें कैसा है वाला क्वेश्चन करने से जवाब नहीं मिल पाता, जबकि वो एडजेक्टिव क्लॉज होती है तब भी जवाब नहीं मिलता। लेकिन तब इसे आप क्या करें कि बस आप इसे एक रेफरेंस के रूप में, एक हेल्प के रूप में एक पॉइंट रखिए कि कभी आप इसको भी अप्लाई कर लिया करें, तो इससे भी आपको आंसर मिल जाएगा और एडजेक्टिव क्लॉज पता चल जाएगी। तो दिस इज़ द पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, तो दैट आई बॉट यस्टरडे ये हमारा किसे क्वालिफाई कर रहा है, पेन को, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ द मैन whom वी ऑल लव, वो वही आदमी है whom वी ऑल लव, जिसे हम सभी लव करते हैं। तो यहाँ पे whom वी ऑल लव, ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में किस तरह का क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज किसे क्वालिफाई कर रहा है, मैन को। हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जो एडजेक्टिव क्लॉजेस होती हैं उनके पहले एंटीसीडेंट के रूप में, एंटीसीडेंट का मतलब होता है विच कम्स बिफोर, यानी जो ये एडजेक्टिव क्लॉजेस होंगी, हमें ये भी देखने को मिलेगा कि उनके एडजेक्टिव क्लॉजेस के ठीक पहले एक नाउन लगा होगा जिसको इन्हें क्वालिफाई करना है। यानी जिनको एडजेक्टिव क्लॉजेस क्वालिफाई करती हैं वो नाउन इनके पहले नॉर्मली लगा हुआ होता है। ये ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव क्लॉज के पहले उसका नाउन जरूर लगा हुआ होगा जिसे ये क्वालिफाई कर रही है। नेक्स्ट है, जैसे कि ही इज़ द मैन whom वी ऑल लव, इस सेंटेंस में whom वी ऑल लव, ये जिसके विषय में बता रही हूँ वो इसके पहले एंटीसीडेंट के रूप में लगा हुआ है। नेक्स्ट है, द मैन हुज कार हैज़ बीन स्टोलन इज माई फ्रेंड, द मैन हुज कार हैज़ बीन स्टोलन, हुज कार हैज़ बीन स्टोलन, देखिए यहाँ पे हुज मिल गया तो हुज कार हैज़ बीन स्टोलन, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमारा क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में किस तरह की क्लॉज, मैन को क्वालिफाई कर रही है, तो ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। और किस तरह का आदमी, कैसा आदमी, जिसकी कार चुरा ली गई है, तो ये हमारी हो गई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इस सेंटेंस में मेन क्लॉज बन जाएगा द मैन इज माई फ्रेंड, ये मेन क्लॉज बन जाएगा। और नेक्स्ट है, मतलब हमने एग्जाम्पल देख लिया, हुज वाला भी देख लिया, हुम वाला भी देख लिया, दैट वाला भी देख लिया, विच वाला देख लिया, हु वाला देख लिया। पांच जो आपको इधर बताए गए थे कि रिलेटिव क्लॉज, जो एडजेक्टिव क्लॉजेस होंगी वो हमारी नॉर्मली किस तरह के कनेक्टिंग वर्ड से शुरू होती हैं, तो पांच कनेक्टिंग वर्ड्स बताए गए थे आपको, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पांच में से हमने एग्जाम्पल हु, हुम, हुज, विच एंड दैट का देख लिया। अब व्हेन, वेयर एंड वाई का बचा। तो व्हेन, वेयर एंड वाई के विषय में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इनका यूज जब एडजेक्टिव क्लॉज की तरह होता है तो इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, किस किस तरह की आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी वो आगे हम देखने वाले हैं। तो जैसे है, यदि कोई सेकंड नोट सेकंड है, यदि कोई क्लॉज व्हेन से शुरू हो रही है और एंटीसीडेंट के रूप में, अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज जब व्हेन से शुरू होगी, यानी अगर कोई क्लॉज व्हेन से शुरू हो रही होगी तो हम उसे कब एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे और कब नहीं कहेंगे, ये हम इसमें देखने वाले हैं नोट सेकंड में। तो यदि कोई क्लॉज व्हेन से शुरू हो रही है और एंटीसीडेंट के रूप में व्हेन के पहले टाइम या टाइम डिनोटिंग कोई और वर्ड है, तभी इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। मतलब ये है कि जब आपको कोई सेंटेंस आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आपने देखा और आपको पता है कि सेंटेंस में आप सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ढूंढने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे हम देख लेंगे कनेक्टिंग वर्ड कहाँ पे आ रहा है, कनेक्टिंग वर्ड के आगे जो सब्जेक्ट ऑफ का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ से फिर लेके यहाँ तक का पूरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोला जाएगा। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में किस तरह की क्लॉज है, तो तीन टाइप्स की हैं, जिसमें से अभी हम एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ रहे हैं। तो हम इसे एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, ये हमें पता है क्योंकि हम एडजेक्टिव क्लॉज अभी पढ़ रहे हैं। लेकिन जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तब एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब व्हेन एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराएगा तो क्या हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो द टाइम व्हेन ही कम्स इज नोन टू मी, तो यही मैंने इसमें बताया कि जब व्हेन एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराएगा तो इसके पहले एंटीसीडेंट के रूप में, एंटीसीडेंट के रूप में मतलब जैसे यहाँ पे व्हेन ही कम्स, ये एडजेक्टिव क्लॉज है कि नहीं, तो ऊपर जो बात बताई गई है इसे अप्लाई कर लें कि जब व्हेन से शुरू हो रही होगी एडजेक्टिव क्लॉज तो हमें एंटीसीडेंट के रूप में व्हेन के पहले क्या देखने को मिल जाएगा, या तो व्हेन के पहले टाइम वर्ड लगा होगा सीधे सीधे, जैसे कि यहाँ टाइम आया हुआ है, नाउन के रूप में टाइम जो है
सीधे सीधे ये तो लगा होगा, या तो टाइम डिनोटिंग कोई वर्ड होगा, टाइम अगर नहीं भी लिखा अगर, तो टाइम डिनोटिंग कोई वर्ड होगा। और उसके बाद अगर व्हेन कंजंक्शन से हमारा क्लॉज शुरू हो रहा है तो ये वाली क्लॉज हम एडजेक्टिव क्लॉज कह सकते हैं। जैसे द टाइम व्हेन ही कम्स इज नोन टू मी, वो समय जब वो आता है, इज नोन टू यू, मुझे पता है। तो व्हेन ही कम्स ये हमें टाइम को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज है। और देखिए इस एडजेक्टिव क्लॉज के पहले एंटीसीडेंट के रूप में टाइम वर्ड जो है लगा हुआ है। नेक्स्ट है आई नो द टाइम व्हेन ही कम्स, आई नो द टाइम व्हेन ही कम्स। अब ये देखिए व्हेन से इस क्लॉज की शुरुआत हो रही है, इसके पहले टाइम वर्ड लगा हुआ है, मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट है द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज नॉट फिक्स्ड। इंपॉर्टेंट इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने यहाँ रख दिया है। द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज नॉट फिक्स्ड, तो यहाँ पे देखें व्हेन द बोट लीव्स, इसके पहले टाइम लगा हुआ है, मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि व्हेन, वेयर और वाई जब एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में यूज होते हैं तो इनमें इनकी एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसी सिचुएशन में यूज होंगे तभी इन्हें हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। तो उसमें से हमने व्हेन के विषय में भी देखा, आगे हम और भी चीज़ें देखने वाले हैं। नेक्स्ट है जैसे दे वेंट व्हेन द मॉर्निंग डॉन्ड, डॉन्ड का मतलब हो गया, डॉन्ड का मतलब क्या हो गया, डॉन्ड का मतलब हो गया उदय होना, यानी सुबह की शुरुआत होना। तो दे वेंट व्हेन द मॉर्निंग डॉन्ड, वे गए व्हेन द मॉर्निंग डॉन्ड, जब सुबह हो गई तब वो लोग गए। तो यहाँ पे देखें इस क्लॉज की शुरुआत किससे हो रही है, व्हेन से हो रही है ना, लेकिन क्या यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो अब यहाँ पे आपका काम क्या होगा, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऊपर बताया गया उसे अप्लाई कर लें। ये व्हेन से अगर क्लॉज की शुरुआत हो रही है तो एडजेक्टिव क्लॉज तभी कहेंगे जब इसके पहले यहाँ पे एंटीसीडेंट के रूप में टाइम लिखा हो, यानी नाउन यहाँ पे आया हुआ हो। और नाउन के रूप में या तो वो टाइम हो, या तो टाइम नहीं आया डायरेक्ट, जैसे कि ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है। अगर नहीं आया तो कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में व्हेन के पहले कोई ऐसा नाउन नहीं लगा है, मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। तो ये आपको देखना है कि एडजेक्टिव क्लॉज व्हेन से शुरू हो रही है तो एडजेक्टिव क्लॉज तभी कहेंगे जब उसके पहले टाइम वर्ड लगा हुआ हो। इसके बाद है ये वाला, देखिए ये दो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये वाला एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चंस मैंने कराया है एग्जाम में आया हुआ क्लास में। और ये वाला जो है ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा तो वो कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा जो मैंने अभी बताया। देखिए आई फाउंड एट लास्ट द बुक, आई फाउंड एट लास्ट द बुक व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप। अब यहीं पे आप देख लीजिए जो नोट मैंने अभी आपको बताया वो कितना काम का है। व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप, व्हेन से शुरू हो रहा है ये क्लॉज, इसके पहले एंटीसीडेंट के रूप में एक नाउन आया हुआ है, और वो नाउन कौन सा है, बुक। यहाँ एंटीसीडेंट के रूप में एक नाउन आया हुआ है और जो कि है क्या, बुक। यहाँ कन्फ्यूजन ये हुआ होता है कि जैसे कि एडजेक्टिव क्लॉज जो होती है, एडजेक्टिव क्लॉज की खासियत ये होती है कि एडजेक्टिव क्लॉज के पहले एंटीसीडेंट के रूप में एक नाउन जरूर होगा, ये हमें देखने को मिल जाएगा और ये हमें शुरुआत से बताया भी जाता है। इसीलिए हमें कन्फ्यूजन हो आता है आगे चल के कि अगर एडजेक्टिव क्लॉज के एंटीसीडेंट के रूप में अगर एक नाउन आ रहा है और उसके बाद जो है कोई अगर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है तो हम उसे एडजेक्टिव क्लॉज ही कहेंगे, ऐसा हमारे दिमाग में बना हुआ होता है। लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान देना है व्हेन, वेयर और वाई के रूल में। तो व्हेन के विषय में अभी हम पढ़ रहे हैं। देखिए व्हेन से स्टार्ट होने वाले क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज हम तभी कहेंगे जब उसके पहले एंटीसीडेंट के रूप में या तो टाइम, नाउन के रूप में टाइम लगा हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे था, जैसे कि यहाँ पे था, और या तो टाइम की जगह कोई डिनोटिंग वर्ड, टाइम डिनोटिंग वर्ड हो। अगर नहीं है, जैसे कि इस सेंटेंस में था, कोई एंटीसीडेंट ही नहीं था, मतलब ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। अभी हम इसे आगे पढ़ेंगे ये किस तरह का क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है ये, इसको आगे मैं एडवर्ब क्लॉज में बताऊंगा। और यहाँ भी देखें, यहाँ भी व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप, व्हेन आया हुआ है और एंटीसीडेंट के रूप में एक नाउन भी है, लेकिन फिर भी ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि व्हेन आया है तो इसके पहले हमारा ये अगर यहाँ पे टाइम हो जाता, अगर टाइम यहाँ पे लिख दिया जाता, आई फाउंड एट लास्ट द बुक की जगह अगर यहाँ पे टाइम लिख दिया जाता तो उम्मीद कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बुक लिखा हुआ है तो ये हमारा व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप, ये एडजेक्टिव क्लॉज फिर नहीं है। और एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है तो फिर ये क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज है, ये आगे हम एडवर्ब क्लॉज में देखेंगे। तो
ये ध्यान रखिएगा जो नोट आपको अब मैंने अभी नोट सेकंड ग्रुप में बताया। अब नोट थर्ड देख लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। यदि कोई क्लॉज वेयर से शुरू हो रही हो तो ऐसी क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज तभी होगी जब एंटीसीडेंट ग्रुप में प्लेस या प्लेस डिनोटिंग कोई नाउन हो। अब देखिए जो चीज़ मैंने आपको वेन के विषय में बताई थी वही यहाँ भी बताया जा रहा है कि अगर कोई, जैसे आपने ये सेंटेंस देखा, ये वाला सेंटेंस आपको दिखा, और इस सेंटेंस में आपने देखा कि ये जो वेयर है हमारा, एक यहाँ पे वेयर जो वर्ड है ये किसी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो जैसा आप जानते हैं सेंटेंस में जहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड्स मिल जाए तो उसके आगे जो क्लॉज बन रही है, जैसे कि ये क्लॉज बन रही है, तो ये उसके आगे के यहाँ से लेकर ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोला जाएगा। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोला जाएगा तो किस तरह का क्लॉज है, तो एडजेक्टिव क्लॉज हम पढ़ रहे हैं अभी, तो एडजेक्टिव क्लॉज के विषय में देख लेते हैं। अगर कोई क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और उसकी शुरुआत वेयर से हो रही है तो उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज तभी कहेंगे जब उसके पहले नाउन, यहाँ पे उसके पहले एंटीसीडेंट के रूप में, यानी उसके पहले हमें या तो खुद प्लेस वर्ड दिख जाए और या तो प्लेस डिनोटिंग कोई दूसरा वर्ड दिख जाए, तभी हम इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, नहीं तो हम इसे एडजेक्टिव क्लॉज नहीं कहेंगे। जैसे इस सेंटेंस में है दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज मर्डर्ड। वेयर ही वॉज मर्डर्ड, ये किसके विषय में क्वालिफाई कर रहा है, किसको, प्लेस को। ये वही स्थान है जहाँ उसका मर्डर हुआ था। कैसा स्थान, जहाँ उसका मर्डर हुआ था, तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब अगर यहाँ पे प्लेस की जगह लिख दिया जाता दिस इज द हाउस, यहाँ पे प्लेस की जगह लिख दिया जाता दिस इज द हाउस, तो अगर प्लेस की जगह लिख जाए दिस इज द हाउस, तो क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज होता? अगर प्लेस की जगह यहाँ हाउस लिख दिया जाता तो क्या एडजेक्टिव क्लॉज होता? थोड़ा आप दिमाग सोचिए, आप अपने माइंड को यूज करिए। तो बिल्कुल हो सकता था। क्यों हो सकता था? क्योंकि अगर यहाँ हाउस लिख दिया जाता तो हाउस तो भी एक प्लेस ही है ना। मैंने क्या बताया आपको, या तो खुद प्लेस हो या तो प्लेस डिनोटिंग कोई वर्ड हो। तो अगर हाउस भी यहाँ लिखा है तब भी वेयर ही वाज मर्डर हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही लिव्स वेयर हिज अंकल लिव्स। वो रहता है कहाँ, जिसके जहाँ पे उसके अंकल रहते हैं। अब वेयर से शुरुआत तो इस क्लॉज की भी हो रही है, लेकिन देखिए इस क्लॉज के पहले तो कोई एंटीसीडेंट आ ही नहीं रहा है, तो ये क्लॉज जो है हमारी एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। ये किस तरह का क्लॉज है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। मैंने एग्जाम्पल एडजेक्टिव क्लॉज के अलावा भी इसमें दिए हैं, तो परेशान मत होइए कि आपके बीच में ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। ये एग्जाम्पल समझ में आएगा जब इस क्लॉज को आपको बताऊंगा ये एडवर्ब क्लॉज है किस तरह से है, आगे बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट है दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट फॉर 6 years। ये वही स्कूल है जहाँ मैंने 6 वर्ष तक पढ़ाया। अब यहाँ पे देखिए इस क्लॉज की शुरुआत भी वेयर से हो रही है, तो क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है? तो बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसके पहले स्कूल लगा, स्कूल भी एक प्लेस है, तो ये वाली हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेयर से जो क्लॉज शुरू हो रही है उसे एडजेक्टिव क्लॉज तभी कहेंगे जो उसके पहले प्लेस या तो वर्ड के रूप में लगा हो या तो प्लेस डिनोटिंग कोई वर्ड हो। और इसके पहले वेन वाले में भी हमने यही चीज़ देखा था, वेन से शुरू होने वाली क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज तभी कहेंगे जब उसके पहले या तो टाइम लगा हो या तो टाइम डिनोटिंग कोई वर्ड हो। अब नेक्स्ट देखते हैं नोट 4। यदि किसी एडजेक्टिव क्लॉज की शुरुआत वाई से हो रही है तो वाई के पहले द रीजन जरूर आया हुआ होगा। मतलब इसमें हमको दो तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये है वाई ही टुक सच अ स्टेप, ये सेंटेंस में क्लॉज जो है ये वाली वाई ही टुक सच अ स्टेप, तो वाई ही टुक सच अ स्टेप, वाई दिख रहा है, इससे सेंटेंस को आगे बढ़ाया गया, क्लॉज यहाँ पे यूज कर दिया गया। तो ये वाली जो क्लॉज है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज है कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा जहाँ भी आपको वाई से शुरू हो रही क्लॉज मिल जाए और उसके पहले अगर द रीजन है तो द रीजन है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। द रीजन के अलावा एंटीसीडेंट के रूप में नॉर्मली यहाँ पे और कोई दूसरा वर्ड देखने को नहीं मिलता। तो सीधे सीधे हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि द रीजन वाई, अब वाई के आगे जो भी आएगा वो एडजेक्टिव क्लॉज है, तो द रीजन के साथ जो आएगा वो एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर इसमें से हम सोचें कि द रीजन को हटा दें और लिख दिया जाए वाई ही टुक सच अ स्टेप इज नॉट ऑब्वियस, केवल इतना सेंटेंस में लिखा रहे। अब यहाँ पे वाई ही टुक सच अ स्टेप ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होगा। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज कैसे हो जाएगा, नाउन क्लॉज में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा एडजेक्टिव क्लॉज तभी होगा जब इसके पहले द रीजन लगा होगा। अब नोट 5 है कभी कभी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के कनेक्टिंग वर्ड को स्किप कर दिया जाता है। अब इसमें एक चीज़ आपको ये भी देखने को मिलेगी, जब एडजेक्टिव क्लॉज की आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ ये भी देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो मैंने बताया ना कि जैसे कि हु, हुम, हुज एंड विच एंड दैट, ये सब क्या करते हैं,
कि हमारे एडजेक्टिव क्लॉज को बनाते हैं। कभी कभी इनमें से किसी कनेक्टिंग वर्ड को स्किप भी कर दिया जाता है, तो हमें वो समझना पड़ता है सेंटेंस में। जैसे हियर इज़ द बुक एग्जाम्पल है, हियर इज़ द बुक, हियर इज़ द बुक यू वांट, ये वही बुक है जिसे आप चाहते हैं। ये क्या कह रहा है, हियर इज़ द बुक यू वांट, ये वही बुक है जिसे आप चाहते हैं। तो सीधे सीधे हम जब हिंदी में इसे पढ़ रहे हैं, इसका सेंस निकाल रहे हैं, तो हमें सेंस में क्या मिला, जिसे, ये वही बुक है जिसे आप चाहते हैं। तो जिसे के लिए हम चाहें तो यहाँ पे जो मैंने डैश कर रखा है, इसमें आप चाहें तो यहाँ पे दैट लगा सकते हैं, या चाहें तो विच भी लगा सकते हैं, विच भी लगा सकते हैं। तो हियर इज़ द बुक दैट यू वांट, अगर सीधे सीधे ये हो जाता कि हियर इज़ द बुक दैट यू वांट, तो हमको बिल्कुल आसानी से मिल जाता कि दैट यू वांट जो है हमारा यहाँ किस तरह का क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। लेकिन अगर स्किप भी कर दिया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ स्किप किया है तो मान लेते हैं यहाँ दैट या विच कुछ होगा, अब आगे ये जो क्लॉज आ रही है ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज बोली जाएगी। तो हियर इज़ द बुक यहाँ मेन क्लॉज हो जाएगी, एंड दैट यू वांट ये हमारी क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। अब दैट निकाल भी दिया गया तब भी हम यू वांट को एडजेक्टिव क्लॉज बोल सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है, द प्लान यू प्रपोज इज़ अ वेरी गुड वन, यानी जो प्लान आपने प्रपोज किया इज़ अ वेरी गुड वन, वन का मतलब हो गया यहाँ प्रपोज से है, वो यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में आ रहा है। अब इसके बाद है जैसे द प्लान यू प्रपोज, तो द प्लान दैट यू प्रपोज, यहाँ पे दैट को स्किप कर दिया गया है या विच को स्किप कर दिया गया, तो द प्लान विच यू प्रपोज या दैट यू प्रपोज। तो ये वाली जो क्लॉज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। क्वालिफाई किसे कर रही है, प्लान को। तो मेन क्लॉज इसमें बनेगी द प्लान इज़ अ वेरी गुड वन, ये मेन क्लॉज बन जाएगी, और ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में, और आई होप कि जो चीज़ें मैंने आपको एडजेक्टिव क्लॉज में समझाई वो आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपने एडजेक्टिव क्लॉज समझ लिया जो मैंने इस वीडियो में समझाया, आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, अब इसके बाद इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए एडजेक्टिव क्लॉज की। और प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस एडजेक्टिव क्लॉज की एक्सरसाइज जो कि रेन एंड मार्टिन में दी गई है, उसे ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा दिया है, और उसका वीडियो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस एक्सरसाइज को देखिए, तो आपको पूरी तरह से एडजेक्टिव क्लॉज समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग ग्रामर पोर्शन पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी हेल्प मिल सके। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, बात समझ में आई है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।